लोगों के एक मिथ से बना हुआ है होम्योपैथी को लेके कि स्लो काम करती है। क्या ये नॉर्मली स्लो ही काम करती है क्या? एक्यूट कोई कंडीशन है, एक्यूट खांसी है, फेरिंजाइटिस है, उन केसेस में विद इन फ्यू आवर्स और वन डे आपको रिजल्ट मिल जाता है। हम जैसे एलर्जी की बात करते हैं तो एलर्जी में स्किन एलर्जी भी बहुत होती है, तो हम स्किन कंडीशंस पे बात करते हैं। स्किन कंडीशंस में कितना होम्योपैथी काम करती है? क्योंकि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है होम्योपैथी जो प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर्स की, उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया स्किन कंडीशन पे और एलर्जीज पे कि हमारा काम बहुत आसान है। अच्छा, हर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। अगर मैं जा रही हूँ तो मैं सीधा केमिस्ट के पास जाऊंगी, वहाँ से गोली ले लूंगी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी दवाई लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है? अब सोचिए, अब आप पीसीओडी के नाम पे दवा ले रहे हैं। हाँ, आपने कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रखा है, कोई बंदा आपको बता रहा है कि भाई पीसीओडी है तो ये ले लो, थायराइड है ये ले लो। अब आप समझिए कि जो होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इंसान को समझ के दवा दो। क्या उन्होंने ये जाना होम्योपैथिक डॉक्टर की इनकम कितने होते हैं? जो उसका ट्रस्ट है होम्योपैथी सिस्टम पे, वो बहुत हमें खुशी देता है और वो हमारी रियल इनकम है। जय श्री कृष्ण, आप सभी का स्वागत है आरजू पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक बेहतरीन होम्योपैथिक डॉक्टर जो कि पिछले 10 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं। जी हाँ, स्वागत कीजिए हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर रूपम शर्मा जी का। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। कैसे मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। तो मैम होम्योपैथी के ऊपर बात करते हैं, आपसे सब जानेंगे होम्योपैथी क्या है, कैसे काम करती है और स्पेशली आजकल के सिनेरियो से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम होम्योपैथी के बारे में बात करते हैं कि होम्योपैथी के साइंस को जानना चाहते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, होम्योपैथी पहली बात तो लोगों को लगता है कि ये बहुत देसी दवा है। इट इज़ क्वाइट विदेशी आई वुड से, क्योंकि एक जर्मन साइंस है। ये जर्मन फिजिशियन एक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे, उन्होंने ये मेथडोलॉजी इंट्रोड्यूस करी वर्ड को। मैं थोड़ा इसमें हिस्ट्री बताना चाहूँगी। इंडिया में जैसे मैं पता है कि आयुर्वेद हमारा नेटिव है। बिल्कुल। ऐसी वेस्टर्न साइंस में जो प्रैक्टिसेस होती थी, जो आज के टाइम में उसे कन्वेंशनल साइंस बोलते हैं, वो एलोपैथी बोलते हैं। तो वहाँ पे एमबीबीएस की डिग्री होती थी, एमडी करते थे लोग। डॉक्टर हैनीमैन ने एमबीबीएस किया, एमडी किया, और ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एलोपैथिक साइंस फॉर वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब उनको लगा कि कोई जो मेथडोलॉजी थी उस टाइम पे प्रिवेलिंग इंसान को ठीक करने की, बीमार को ठीक करने की, वो बड़ी क्रूअल सी थी। अगर किसी को इन्फेक्शन था, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ 18th सेंचुरी की, जहाँ पे साइंस में इतना एडवांसमेंट नहीं थी, तो जो मेथड्स थे ट्रीटमेंट के वो काफ़ी अलग थे आज के हिसाब से। लीचेस लगा दिए जाते थे अगर कोई इंसान को ब्लड का कुछ इन्फेक्शन है। हाँ जी। और वेनेसेक्शन, एम्पुटेशन, अगर कोई पार्ट गैंग्रीन किसी को हुआ तो वो पार्ट काट दो। तो इस तरीके के मेथड्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। एंड डॉक्टर हैनीमैन को कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा था उनकी प्रैक्टिस से, तो उन्होंने एमबीबीएस तो किया, बट उनको लगा कि मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ही न्यू लगभग उनको 7-8 लैंग्वेजेस की नॉलेज थी, लिंग्विस्टिक थे वो। अब लिंग्विस्टिक होने की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ट्रांसलेशंस करता हूँ। ठीक है, समझ गए। ही स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग मटीरा मेडिका। तो एक दिन वो कुलिंस मटीरा मेडिका को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे थे। वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, सिंकोना बार कैन क्योर मलेरिया बिकॉज ऑफ इट्स बिटरनेस। अच्छा। उनको वो लाइन क्लिक करके उनको लगा कि बिटर तो और भी चीज़ें होती हैं, तो इसी पेड़ की ये पर्टिकुलर बार्क ही क्यों मलेरिया ठीक कर रही है। उन्होंने उस पेड़ की बार्क को लिया, उसको पोटेंटाइज किया मोटा पिस्टल्स, और कुछ आउंस उस पर्टिकुलर बार्क के उन्होंने ले लिए। उनके अंदर मलेरिया जैसे सिम्टम बन गए। अच्छा। वहाँ से उनको ये समझा कि ये अपने बिटरनेस की वजह से मलेरिया को ठीक नहीं कर पा रहा है, ये मलेरिया जैसे सिम्टम को प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है, इसीलिए वो मलेरिया को ठीक करने की भी ताकत रखेगा। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट उनको समझ आया। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पे पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की, रेट्रोस्पेक्टिव आई वुड से उन्होंने स्टडी की कि क्या क्या लिखा है, क्या कोई ऐसा इंसान था जिसने उन मेडिसिन्स को जो एक क्रूड फॉर्म में है पोटेंटाइज किया हो, या उनको
इंसान पे देख के उनकी प्रूविंग की हो। मींस क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं एलोपैथी में तो वो जानवरों पे होते हैं, हाँ जी। तो उनको लगा कि मैंने वो बाग ली और मेरे अंदर वो सिम्टम आए। इसका मतलब हमें जो चीजें में पता है, नोन चीजें कि भाई इस प्लांट की इस रूट में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, अब उस रूट को हम अगर इंसान को देके देखेंगे इन पर्टिकुलर फॉर्म, दवाई बना ट्रायल करके तो जो सिम्टम आ रहे हैं वो भाई लिखे गए मटीरिया मेडिका नाम की बुक के। तो 99 मेडिसिन तो डॉक्टर हेनीमैन ने अपने लाइफ टाइम में अपने ऊपर खुद के ऊपर प्रूविंग की है। सोचो जो आज दवाइयां हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च लाइफ टाइम में करना बहुत ही बड़ी बात है। और जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे गूज़बम्स आते हैं कि वो कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे एंड कितना अच्छा उनका उनका विजुअलाइजेशन आई वुड से, या उनका जो विजन था, विजनरीज थे, क्लियर था, हाँ वेरी क्लियर। और उनको वो चीज लगी कि भाई नेचर के अकॉर्डिंग ये चीज गवर्न हो रही है, इसलिए जो होम्योपैथी है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो कन्वेंशनल साइंस प्रिवेल थी और ये नई सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने होम्योपैथी इसको नाम दिया, इस साइंस को, जिसमें दवाइयां पोटेंटाइजेशन के प्रोसेस से बनती हैं, नेचुरल चीजों के उपयोग से बनती हैं और इंसान पे उसकी प्रूविंग होती है। तो इस सिस्टम को उन्होंने होम्योपैथी दिया। होम्योस मीन्स सिमिलर एंड पैथोस मीन्स सफरिंग, मीन्स ऐसी पैथी, ऐसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जहां पे सिमिलर मेडिसिन से सिमिलर तरीके की बीमारियों को ठीक करा जाता है। यानी कि डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ अ ड्रग इज डिजीज क्योरेटिव पावर ऑफ ड्रग। ठीक है, जो दवा प्रूविंग के दौरान जो सिम्टम प्रोड्यूस करती है एक हेल्दी इंडिविजुअल में, वही मेडिसिन अगर हम किसी बीमार इंसान को जो कि सिमिलर सिम्टम के साथ हमारे पास आया है और हम वो दवा उसको देंगे तो वो नेचर लॉ के हिसाब से क्योर हो जाएगा। ठीक है, आपने जैसे इसमें नेचर की बात की है, अगर हम अपने एंशिएंट मेडिकल साइंस की बात करें जिसे हम आयुर्वेद बोलते हैं, उसमें भी पूरा नेचुरली ट्रीटमेंट होती है, तो ये आयुर्वेद से और एलोपैथी से कैसे डिफरेंट है? देखिए एलोपैथी से तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जैसे माना आई वुड गिव एन एग्जांपल है कि नमक है, तो वी हैव मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं नेट्रियम म्यूरेटिकम। अब जो नमक हम ले रहे हैं वो एक फिजिकल फॉर्म में है और वो इनर्ट है। नमक खाने से थोड़ी ना हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, बट इसी नमक को जब हम पोटेंटाइज कर देते हैं तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उस नमक की वो तो खत्म हो जाती है और उसकी जो अंदर जो एक डायनेमिक पावर है जो किसी को ठीक कर सकती है वो एक तरीके से एक्टिवेट हो जाती है करके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जिस तरीके से दवा बनती है, तो आप समझ रहे हैं कि ये क्रूड फॉर्म में मेडिसिन नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी डायनामाइज्ड फॉर्म में मेडिसिन है। तो होम्योपैथी में हमारे पास ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो कि बहुत पॉइजनस है। हमारे पास एक मेडिसिन है लैकेसिस, जो स्नेक के पॉइजन से बनती है। अच्छा, पर हम ये थोड़ी ना हमने वो पॉइजन लिया है और हम उससे अपना वो ले रहे हैं और हम ठीक हो रहे हैं। हमने उस तरीके से उस पॉइजन से जो दवा बनाई है, एक तो वो बहुत ज्यादा रिफाइंड फॉर्म में है, दूसरा वो डायनेमिक फॉर्म में है, तो अब उसके अंदर तो पॉइजनस जैसा तो कुछ बचा ही नहीं। समझ गए। वो क्या बन गया, एक पावरफुल रेमेडी बन गई। अब वो किसी का कैंसर भी ठीक कर सकती है, वो किसी का हेयर फॉल भी ठीक कर सकती है, वो किसी का जुकाम भी ठीक कर सकती है, क्योंकि ये सारे सिम्टम की वो हेड टू टो जो सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है वो मेडिसिन हमारे ऑलरेडी मटीरिया मेडिका, वो हमारी जो सोर्स बुक्स हैं उनमें ऑलरेडी मेंशन है वो सिम्टम्स। और जब वो पेशेंट आता है उन सिमिलर सिम्टम्स को लेके, तो अब हम जब ये दवा देंगे जिस मतलब पर्टिकुलर पावर में देंगे तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो मतलब इसके बेसिक प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं। एब्सोल्युटली, उसको और ज्यादा डाइल्यूट करके उसकी डायनेमिक पावर को बढ़ा देते हैं, तो अब वो क्रूड फॉर्म में नहीं है। समझ गए। दूसरी आयुर्वेद में जो मेडिसिन हैं जैसे कि भस्म वगैरह, वैसे आई एम नॉट ए स्पेशलिस्ट ऑफ आयुर्वेदा, तो मैं आपको बस छोटा छोटा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आयुर्वेदिक साइंस वो बता सकती हूँ। तो उसमें क्रूड फॉर्म में मेडिसिन का यूज होता है, एंड एलोपैथी का तो हमें पता है कि वो किस तरीके से कैसे काम करती है। अगर हम आजकल के टाइम पे बात करें, अगर कोई सपोज मुझे फीवर होता है तो मैं
और मेरा पहले से ही कोई इलाज चल रहा है, जैसे शुगर का हो गया या अदर चीज़ों का हो गया, उसकी ट्रीटमेंट मेरे होम्योपैथी से चल रही है, और बीच में मुझे बुखार हो जाता है तो मैं सपोज एलोपैथी के पास चली जाती हूँ और वहाँ से मेडिसिन ले लेती हूँ। तो मेरा एक तो होम्योपैथी से पिछले से इलाज चल रहा है और आज मैं जाकर के एक एलोपैथी की दवाई ले लेती हूँ, मेडिसिन लेती हूँ, तो दोनों को इकट्ठी ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों मेडिसिन के फार्माकोलॉजिकल जो एक्शंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। होम्योपैथिक मेडिसिन डायनामाइज्ड होती हैं, उनको टंग पे लेने भर से ही असर हो जाता है। तो जो हमारी दवा है वो जीभ की नर्व्स के थ्रू उस दवा का एक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जो एलोपैथिक मेडिकेशन है उनका इंटेस्टाइन में रिसेप्टर और वो सारी फिनोमेना अलग अलग, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आर वेरी डिफरेंट। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, अगर इसके ग्राफ की बात करें, इंडिया में इसका ग्राफ बढ़ रहा है, तो बेसिक रीज़न हम जानना चाहेंगे कि क्या गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है या दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज़ प्रमोट कर रही हैं, इस वजह से इसका ग्राफ बढ़ रहा है, या फिर अगर हम पेशेंट्स की बात करें, उनका एक्सपीरियंस या उनका रिज़ल्ट, उन्हें अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, इस वजह से क्या रीज़न है? देखिए, ये तो बिल्कुल सही आपने कोट किया कि गवर्नमेंट जो है, करेंट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नेचुरल सिस्टम को प्रमोट करती है। हाँ जी। आयुष का बहुत, उन्होंने जो आयुष के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और बट होम्योपैथी में जब ना इंडिया में होम्योपैथी आई थी वेस्ट बंगाल में, तो शुरुआती तौर पे कॉलेजेस ही नहीं थे। ये मेडिकल सिस्टम का पार्ट नहीं था। क्योंकि ये जर्मन से एक फिजिशियन जो हेनीमैन के टाइम पे उनके फॉलोअर थे, उनके साथ प्रैक्टिस करते थे, वो जब इंडिया में आए और उन्होंने इस तरीके से जो भी सफरिंग वहाँ पे लोगों को थी और उन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया उन चंद बूंद की दवा से, माइनर डोजेस से। तो उन्होंने जब वो एक तरीके से मैजिक लोगों ने महसूस किया, तो लोग तो ऐसा नहीं था कि वो उस टाइम पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे, वो कोई किसी प्रोफेशन का था, उन्होंने शौकिया तौर पे किताबें लेके और होम्योपैथी को प्रैक्टिस करना शुरुआती तौर पे घर में, जैसे होता है किसी को जुकाम हुआ तो दे दिया, कॉलरा उस टाइम पे फैलता था तो मेडिसिन दी। धीरे धीरे इट स्टार्टेड बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम। शुरुआत में DHMS मींस डिप्लोमा इन होम्योपैथी आया, उसके बाद बैचलर डिग्री आई, देन लेटर ऑन मास्टर्स एंड अब PhD भी हो रही है, रिसर्चेस भी हो रही है। तो इसका जो ग्राफ इंडिया में वो बहुत बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि क्लिनिकल वैलिडेशन बहुत अच्छा है। आप आए और अगर आप ठीक होके चले गए तो ऑब्वियस सी बात है, जो बेनिफिशियरी है वो होम्योपैथी को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं और उस वजह से तो होम्योपैथी चल ही रही है। अगर हम बड़ी बड़ी बीमारियों की बात करें, सपोज जैसे आपने कैंसर की बात की थी या और भी बहुत इश्यूज़ हैं, तो होम्योपैथी क्या हर एक बीमारी में काम करती है? जी हाँ, बिल्कुल। बट वो डायनेमिक बीमारी होनी चाहिए, मतलब उसका ओरिजिन डायनेमिक होना चाहिए। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है, पॉइजनिंग है, ड्राउनिंग का कोई केस है, जहाँ ऐसे केसेस में होम्योपैथी का डायरेक्ट रोल नहीं है। वो इमरजेंसी कंडीशन है, आपको क्योंकि इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, आपको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। आप लेटर ऑन होम्योपैथी को यूज़ कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए, बट ऐसी इमरजेंसी केसेस में आपको एलोपैथी को यूज़ करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ऐसी कंडीशन हो गई। और मैं अगर हम आज की बात करें तो होम्योपैथी में तो एडवांसमेंट है ही है, एलोपैथिक साइंस बहुत एडवांस हो गई है। बिल्कुल। जब हेनीमैन का टाइम था, लेट 18th सेंचुरी में, व्हेन ही डिस्कवर्ड दिस न्यू मेथड होम्योपैथी, उस टाइम पे बैक्टीरिया, वायरसेस, मतलब वो बहुत एडवांसमेंट नहीं था। वायरस उस टाइम पे उन चीजों को बोल दिया जाता था कि कुछ हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमें बीमार कर देता है। उस समय कोविड नहीं था। उस टाइम पे वो वायरस जो वर्ड है ना, वायरल, वो आज का वायरल नहीं है, आज का वायरस नहीं है। तो वो कुछ भी ऐसी चीज जो हमें बीमार कर देती थी, उस टाइम पे टर्मिनोलॉजी मेडिकल साइंस में बहुत लिमिटेड थी, तो उसको वो वायरस बोल देते थे। समझ, हमारी भी लिटरेचर में बहुत सारी पुरानी बुक्स में लिखा हुआ है कि गोनोरियल वायरस, तो इसका मतलब वो वायरस नहीं है, या वो कोई मिस्टेक से नहीं लिख दिया गया। उस टाइम पे वो टर्मिनोलॉजी ही यही थी। अब क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ, एंटीबायोटिक बाद में बने, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोप, ये सारी डिस्कवरी होती रही, जर्म थ्योरी आई। उसके बाद एलोपैथी साइंस ने सच में बहुत एडवांसमेंट लाए। बिल्कुल। सर्जरीज, आई वुड से, वो इतनी ब्यूटीफुल मेथडोलॉजी है जो इंसान को जिंदा कर सकती है। बिल्कुल। कुछ कुछ चीजों में जहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन जरूरी है, आपको लेना पड़ेगा,
वी आर नॉट अगेंस्ट एलोपैथी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको 100% हर चीज के लिए होम्योपैथी, क्योंकि मेडिसिन है ये तो, साथ वी डोंट हैव सर्जिकल पार्ट ऑफ इट। हमें सर्जरीज पढ़ाई जाती है टू दैट एक्सटेंट ओनली कि हम ये समझ पाएं कि कौन सा केस हमें लेना है, मीन्स कौन सा केस मेडिसिन से ठीक हो सकता है और कौन से केस में हमें रेफर करना है। आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाइए, आप रेडियोलॉजी के लिए, यस तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट भी बहुत एडवांस हो गए हैं। पहले तो एक तरीके से सिर्फ हम एक हाइपोथेसिस या हम सिर्फ वो सब करते थे, बट अब तो हम अगर कुछ भी चीज़ है तो हम पे बहुत अच्छे टूल्स हैं कि हम किसी भी इंसान को गाइड अच्छे से कर सकते। जैसे मैम अगर हम अस्थमा की बात करें, स्पेशली दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर में अस्थमा के केसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ही पंप लेना पड़ रहा है और स्टीरॉइड्स लेना पड़ रहा है। तो वो काम तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एलर्जी क्रिएट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं दूसरी और भी चीज़ें अंदर इफेक्ट तो डालती हैं अगर कोई भी हम चीज़ ले रहे हैं। दूसरा, अगर हम इमरजेंसी केसेस की बात करें तो इमरजेंसी केसेस में होम्योपैथी कितना काम करती है, और दूसरा अगर हम इसमें अस्थमा में होम्योपैथी की तरफ जा सकते हैं बिना स्टेरॉइड्स और ये पंप को यूज़ किए? जी बिल्कुल, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं आजकल। एज़मा इज़ बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन। एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब है, आपको पता है, पोल्यूशन वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं, जिसकी वजह से नॉट ओनली एनसीआर पर मैं देख रही हूँ आमतौर पे ज़्यादातर जगह ये प्रॉब्लम हो रही है। एलर्जीज बहुत कॉमन हो गई है, बच्चों को सांस लेने में सीजनल एलर्जी हो गई, दूसरी हो गई, इस वजह से होता ही है। जी, सीजनल एलर्जी हो गई, जैसे मौसम बदल जाता है तब भी बच्चे बीमार होते हैं, तो इम्यूनिटी पे कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी बेटर नहीं है। अब मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो 2-2 साल से इनहेलर्स पे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि आप अगर और वो जब वो ठीक होते हैं, किससे ठीक हो रहे हैं, ओमनाकॉटल से हो रहे हैं, स्टेरॉइड से हो रहे हैं। तो जब मैं उनके प्रिस्क्रिप्शन देखती हूँ, वो पूरी पूरी मोटी फाइल बन गई है। हर बार 10 दिन बच्चा ठीक रहता है, 10 दिन के बाद फिर से वही सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, फिर उनको वो सब चीज़ें लेना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि वी आर नॉट अगेंस्ट एलोपैथी, और आप होम्योपैथी एलोपैथी को साथ में ले सकते हैं। बट क्या होता है, जब बच्चा हमारे पास आया है और ऑलरेडी वो एलोपैथिक दवाइयों पे डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं उनको बोलूँगी कि आप सारी दवाइयाँ बंद करो और अभी से होम्योपैथी, आज से ही होम्योपैथी लेना स्टार्ट कर दो। अच्छा, इट डजंट गो दैट वे, क्योंकि सोचिए जो बच्चा स्टेरॉइड से ठीक हो रहा है, उसको आदत है उस पंप इनहेलर की, तो वो एकदम से रिस्पॉन्सिव नहीं होती उसकी बॉडी होम्योपैथी को लेके। वो टाइम लेती है, और वो इसलिए नहीं टाइम लेती क्योंकि आप एलोपैथी ले रहे हो, आप इसलिए भी टाइम लेती क्योंकि बीमारी बहुत पुरानी हो गई, 2 साल 3 साल हो गए हैं आपको बार बार बीमार होते हुए। तो होम्योपैथी थोड़ा सा टाइम लेती है बॉडी के अंदर एक्ट करने में। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके उसको टेपर करते हैं, धीरे धीरे करके हम उसको विड्रॉ कराते हैं। इमीडिएटली विड्रॉ करने से बच्चा सफर करता है, और हमें बोला भी जाता है, फर्स्ट डू नॉट हार्म द पेशेंट। हिप्पोक्रेटिस जो फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने बोला भी है कि भाई पेशेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर होम्योपैथी को अस्थमा के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये सोच के मत आइए कि डे 1 से ही सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। हो सकता है जब भी मौसम बदला और उसको एक्यूट कोई एपिसोड हो रहा है तो आपको नेबुलाइज करना पड़ सकता है। कुछ महीने जब आपको होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है, उसके बाद हमें भी समझ में आ जाता है कि बच्चे के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं और किस पैटर्न में आ रहे हैं, तो हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। हम उनको SOS दवाइयाँ देने लगते हैं, जिनको लेने से 100% उसको रिजल्ट मिल जाता है। मेरे पास अभी एक बच्चा आया था, उसको बहुत ज़्यादा कॉफिंग थी, एंड उसकी एज लगभग 2.5 साल की है। इतना ज़्यादा वो कॉफ करती थी कि रात भर मतलब वो एक तरीके से लेट ही नहीं पाती थी, उसको बैठना ही पड़ता था। और छोटे छोटे बच्चों में सोचिए एस्मा की कंडीशन कितना ज्यादा परेशान कर देगी। माँ बाप को तो है क्योंकि अगले दिन उनको काम पे जाना, और पूरे रात बच्चा खांस रहा है, खांसी के साथ उल्टी भी कर दे रहा है, बट फिर भी उसको चैन नहीं आ रहा। नेबुलाइजेशन 2-2 घंटे पे करने के बाद भी असर नहीं आ रहा। अब वो मेरे पास आते हैं, मेरे लिए भी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि कैसे इस केस में मैं रिजल्ट दिखाऊं, क्योंकि ये माना जाता है कि होम्योपैथी तो स्लो काम करती है। बट क्या हुआ कि हमें तो इंसान के सिम्टम से मतलब है। वो आरजू वो सिम्टम इतने अच्छे और इतने क्लियर कट सिम्टम को वो बच्चा दिखा रहा था, एक मेडिसिन को इंडिकेट कर रहा था। मैंने जब वो मेडिसिन दी है, एंड क्या हुआ, हमने मेडिसिन को बोला कि आप ये कुछ लीजिए ड्रॉप्स और इनको पानी में घोल लीजिए, एंड हर 15 मिनट्स पे भाई उसको एक सिप कराना है इसमें से। बॉटल में बना के उन्होंने रख लिया।
2-3 घंटे के बाद उनकी मदर का मेरे पास मैसेज आता है कि आपने ऐसा क्या मैजिक कर दिया, कि इसकी तो खांसी, जो कि हम हफ्ते दिन से परेशान थे और हम इसको वेरियस ट्रीटमेंट, कॉफ सिरप्स दिए जा रहे थे, कुछ काम ही नहीं कर रहा था, आपकी मेडिसिन ने ऐसे जादुई असर कैसे कर दिया। तो जब आप किसी पेशेंट को एक्यूट कंडीशन के लिए आराम देते हो ना, तो पेशेंट का वो फेथ बन जाता है कि भाई ऐसा नहीं है कि हमारे पास इमरजेंसीज में सिर्फ एलोपैथी का तरीका है, हमारे पास होम्योपैथिक भी हम जा सकते हैं। अगर डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो आपके सिम्टम को समझ रहे हैं, आप जो सिम्टम्स आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जब मेडिसिन दी जाएगी तो वो एक माना जाता है कि वो इमीडिएट आपको आराम दे सकती है। आपने जैसे बोला कि लोगों के एक मिथ बना हुआ है होम्योपैथी को लेके कि स्लो काम करती है, क्या ये नॉर्मली स्लो ही काम करती है क्या? देखिए, स्लो फास्ट एक तो रिलेटिव होता है। एक्यूट कंडीशन में जैसे आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, एक्यूट कोई साइनस अटैक है, एक्यूट कोई कंडीशन है, एक्यूट खांसी है, फेरिंजाइटिस है, उन केसेस में विद इन फ्यू आवर्स और 1 डे आपको रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा। पर कोई बीमारी अगर आपको 15 साल से है और आपने 5 साल होम्योपैथी इलाज कराया, 15 साल की बीमारी तो है ही है, वो 15 साल की बीमारी आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको तंग करने वाली है। मैं क्रॉनिक कंडीशन की बात कर रही हूँ। और अगर आपके होम्योपैथिक डॉक्टर ने आपसे बोला कि भाई आप 5 साल इस चीज के लिए इलाज कराइए और आपका बच्चा 100% ठीक हो जाएगा, और आपने वो इन्वेस्टमेंट किया उसकी हेल्थ में, 5 साल दिए उस डॉक्टर को, तो सोचिए रेस्ट ऑफ द लाइफ उसकी कितनी ब्लेस्ड है। वो बीमारी तो चली ही गई। तो फास्ट स्लो ये बड़ा रिलेटिव टर्म है, डिपेंड करता है। आप सोचिए 15 साल की बीमारी अगर 5 साल में ठीक हो रही है तो क्या ये रिलेटिवली फास्ट नहीं है? हम जैसे एलर्जी की बात करते हैं तो एलर्जी में स्किन एलर्जी भी बहुत होती है, तो हम स्किन कंडीशंस पे बात करते हैं। स्किन कंडीशंस में कितना होम्योपैथी काम करती है? स्किन के लिए तो होम्योपैथी शुरू से ही बहुत पॉपुलर है। अच्छा। क्योंकि जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था तो एवरीबॉडी वुड कम एंड थिंक कि मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। उनके लिए स्किन का चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, लाइकेन प्लानस, सोराइसिस, एक्जिमा, एक्ने, क्योंकि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है होम्योपैथी जो प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर्स की, उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया स्किन कंडीशन पे और एलर्जीज पे कि हमारा काम बहुत आसान हो गया। अच्छा। हमको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि भाई होम्योपैथी देखो स्किन में काम करती है। उनको पहले ही पता है, हर किसी को पता है कि होम्योपैथी स्किन के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि हम दबाते नहीं हैं। आपने होम्योपैथिक प्रिंसिपल की बात की है, उसमें 7 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं जो हमारे डॉक्टर हैनीमैन ने हमको दिए हैं। उनमें से एक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सिमिलिया, वो मैंने आपको बता दिया कि सिम्टम सिमिलैरिटी है। दूसरा होता है लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब होता है हम ये मानते हैं कि आपको स्लाइटेस्ट डोज चाहिए बस। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं हम उनको बहुत ज्यादा दवाइयां दे रहे हैं। जब पेशेंट मेरे पास किसी भी अदर मेथड को दिखा के आते हैं, जब मैं उनको पूरा केस टेकिंग करने के बाद उनको एक शीशी पकड़ाती हूँ और वो बोलते हैं कि वो बड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि ये दवा हमको ठीक कर देगी। हम तो 10-10 गोलियां खा रहे थे। हम तो 10-10 गोलियां खा रहे थे, हम तो ये लगा रहे थे, आप लगाने का कुछ नहीं दोगे। तो जब हम उनको समझाते हैं कि स्किन जो है वो हमारा डिफेंस का पार्ट है। अच्छा। वी आर ब्लेस्ड विद नेल, हेयर, स्किन, बिल्कुल ये गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म का एक पार्ट है। बीमारी का आने का एक जरिया है और बीमारी की जाने के भी अपने पाथवेज है। बिल्कुल। तो हर किसी को क्योर चाहिए। आर वी रियली रेडी फॉर द क्योर? क्योंकि देखिए, अगर माना आपने एलर्जीज की बात की, ये माना जाता है कि एलर्जीज जो होती है वो स्किन और रेस्पिरेटरी में आपस में लिंक्ड होती है। किसी को अगर स्किन की बीमारी है तो रेस्पिरेटरी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर रेस्पिरेटरी इश्यूज है तो स्किन पे लेटर ऑन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपस में लिंक्ड है। अगर किसी को बचपने में एक्जिमा हुआ, स्किन पे इरप्शंस थे और उसको कुछ ऑइंटमेंट दे के दवा दिया गया, अब लेटर ऑन उसकी टेंडेंसी हो जाती है कि बार बार सर्दी हो रही है, बार बार जुकाम हो रहा है, उसके लिए वो सप्रेसिव इलाज करा रहा है। मींस वो कोई ऐसी दवाइयां ले रहा है जो उसको ठीक तो कर दे रही है, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं क्योर कर पा रही है। वो बीमारी क्या करती है और एडवांस हो जाती है। तो बाद में एयरवेज में सूजन आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है, अब वो सांस लेने लाइक भी नहीं रहा, जरा सा चल रहा है उसको सांस फूल जा रही है, जिसको हम एज्मा बोलते हैं। मेरे पास जो पेशेंट है वो अस्थमा के लिए आया है। अब जब उसका अस्थमा ठीक होगा, मींस उसके जो लंग्स हैं वो बेटर होंगे, तो उसका जो पुराना दबा हुआ
एक्जिमा है वो आएगा। अच्छा, समझ रहे हैं, समझ क्योंकि गए, हमें activate हो जाएगा। लॉज पता है, हाँ। होम्योपैथी लॉज के अकॉर्डिंग काम करती है। जब हम दवा देते हैं तो डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग ने हमें लॉज दिए हुए हैं कि अच्छा। बीमारी ठीक कैसे होती है। हाँ, हाँ। बीमारी अंदर से बाहर की तरफ ठीक होती है, मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ ठीक होती है। मींस हमारे लिए लंग्स इंपॉर्टेंट है और सर्वाइवल के लिए तो लंग्स इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, स्किन तो पार्ट ऑफ डिफेंस है। हाँ। तो जब लंग्स क्योर होंगे तो बीमारी स्किन पे आएगी। तो आपको उसको दबाना नहीं है, आपको कुछ लगा के इसको ठीक नहीं करना। हाँ, थोड़े दिन तो की अगर खुजली है, थोड़े दिन का अगर कोई डिस्कम्फर्ट है तो उसको झेलना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट क्योर्ड 100%। ठीक है, हमने स्किन की बात कर रही है और आजकल जैसे आपने हेयर इश्यूज भी बोला था, हेयर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हर किसी का हेयर फॉल हो रहा है या कोई अन्य इश्यूज जितने भी हेयर के रहते हैं। तो होम्योपैथी में बात करें तो होम्योपैथी किस तरह से काम करती है, इसके ट्रीटमेंट अगर पूछे तो कैसा होता है? हेयर में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। देखिए, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आमतौर पे उसमें रिजल्ट्स बहुत मुश्किल से मिलता है अगर वो मेल पैटर्न की तरफ चला गया। अच्छा। फीमेल में अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है वो स्ट्रेस की वजह से होता है। वो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। और हम क्योंकि होम्योपैथी में ना हम पर्सनालिटी के हिसाब से इलाज करते हैं, क्योंकि हेयर तो हमारे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप उसको कॉस्मेटिक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मतलब जो भी लोग सफर कर रहे हैं उनको लग रहा है बाल झड़ रहे हैं, स्किन ऐसी होनी चाहिए, पर भाई नेचर को पता है अगर आपको माना कोई एक्यूट बीमारी हुई है, जैसे आपको डेंगू फीवर हुआ, डेंगू फीवर से जब आप रिकवर करते हैं आपके बाल झड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं टीलोजेनिक एफ्लूविया। तो वो एक ऐसी कंडीशन है जो कि बॉडी खुद से खुद ब खुद रिकवर हो जाती है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस में आपकी बॉडी थी, इस वजह से लेटर ऑन बाल झड़ रहे हैं। बाद में स्ट्रेस गया तो वो अपने आप रिकवर हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे प्रेगनेंसी है, तो आपने देखा होगा जब डिलीवरी के 4-5 महीने के बाद भी ये कंडीशन आती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं पोस्टपार्टम में। तो इन कंडीशन में अगर वो, क्योंकि आज के टाइम में हेयर एक सच में इशू बन गया है, उसका कारण ये है वाटर पोल्यूशन है। हर चीज जो खान पान है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। दूसरा, रूटीन ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लाइफस्टाइल बीमारियां बहुत हैं। तो नेचुरल प्रेगनेंसी तो बड़ा रेयर ही हो गई है। बिल्कुल। आपको पता है प्रेगनेंसी के लिए भी IVF ट्रीटमेंट होते हैं, उसमें भी तमाम तरीके की दवाइयां चलती हैं। तो जो टीलोजेनिक एफ्लूविया जो पहले के जमाने में खुद से ठीक हो जाया करता था, वो आज ठीक नहीं हो रहा और सच में उनके बाल इतने कम हो जाते हैं, हेयर थिनिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो दिखने में भी बड़ा खराब हो जाता है। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा सोल्यूशन हमारे पास होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो टीलोजेनिक एफ्लूविया या इनको कवर करती है। दूसरा, एलोपेशिया एरियाटा एक बीमारी है, उसमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर क्लिनिक की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट है। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें, लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं जी, तो क्या इसमें भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है? नहीं, हम तो ऐसी कंडीशन ही नहीं देंगे ना कि हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। अच्छा। और अगर किसी केस में हमें रिजल्ट पता है कि नहीं मिलने वाला, यहाँ से पूरा गंजापन आ चुका है, तो हम मना ही कर देते हैं कि भाई हम पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो स्कोप ही बहुत कम है। रेफर कर देते हैं। अगर कोई हमारे पास आ रहा है, होम्योपैथी प्रिवेंटिव भी काम करती है। तो अगर आपका शुरुआती तौर पे हेयर फॉल है और आप होम्योपैथी लेते हैं तो ट्रांसप्लांट की तो नौबत ही नहीं आएगी। जैसे आपने IVF की बात की थी, अगर हम फीमेल इश्यूज की बात करें तो कौन कौन से ऐसे फीमेल इश्यूज हैं जो इसमें होम्योपैथी कवर कर सकता है? होम्योपैथी में फीमेल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोप है। अच्छा। एज अ फीमेल भी मैं आपको बता सकती हूँ, चाहे वो इन्फेक्शंस हो। अच्छा, फीमेल में ना एक चीज़ बड़ी कॉमन है, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बहुत ज़्यादा आपने सुना भी होगा कि भाई बाहर का वॉशरूम यूज कर लिया फिर UTI बन गया, इन्फेक्शन हो जाता है। यस। तो इतने सारे केसेस आते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, बड़े क्रॉनिक केसेस जिनको 10 साल से 7 साल से ऐसे कंडीशन को लेके आते हैं और बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अच्छा। 4 महीने 5 महीने, जो पुराने से पुराने की बात कर रही हूँ। एक होता है टर्म इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। उसके तो मतलब इतना अच्छा रिजल्ट मुझे एक केस में मिला था। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का बड़ा पुराना केस था। अच्छा, शी वांट दिस लेडी जो मेरी पेशेंट है, उनको सेकेंड प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो वेरियस इन्वेस्टिगेशंस करा रहे थे। ठीक है।
she end up having UTI sort of symptom. अच्छा. Later उनको पता चला she has interstitial cystitis, जो कि अगर हम कन्वेंशनल साइंस की बात की जाए तो उसमें बोला जाता है कि भाई ये ठीक नहीं हो सकती, ये से मैनेज हो सकती है. अच्छा. जब वो मेरे पास आए थे उनको इतना पेन था, इतनी जलन उनको होती थी कि वो सोने में भी उनको बड़ी दिक्कतें थी. कई रातों से वो नहीं सोए थे. और जब दवा दी, क्योंकि हम तो सिम्टम सिमिलैरिटी करते थे, हम ऐसी दवा देंगे ना जो उसने प्रूविंग के दौरान वो सिम्टम प्रोड्यूस किए थे, वो दवा दी है. और वो दिन है आज का दिन, लगभग टाइम हो चुका. शी हैज बीन क्योर्ड विद इन 6 months और आज तक शी इज स्टिल इन टच विद मी. उनको एक बेबी बॉय हुआ लेटर ऑन, जो कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे. होम्योपैथी का मैजिक देखिए, ना कि सिर्फ उनका यूटीआई बेटर हुआ, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस बेटर हुआ. शी इज नाउ ब्लेस्ड विद अ हेल्दी बेबी बॉय, जो कि ऑलरेडी 4-5 साल के हो चुके हैं. तो मतलब ये रूट कोज पे काम करते हैं बेसिकली, ये जड़ से खत्म कर देती है बीमारी. मैम जनरली होम्योपैथी की अगर बात करते हैं ना तो एक बोला जाता है कि मीठी गोलियां, बोला जाता है ऐसे कि ये तो भी मीठी गोलियां हैं. तो और कई बार लिक्विड मेडिकेशन रिकमेंड की जाती है. तो ये जो पिल्स होती हैं और ये लिक्विड मेडिकेशंस में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है, क्या चेंज होते हैं इनमें? देखिए, पिल्स तो एक व्हीकल है, मतलब अच्छा. उसमें दवा डाली जाती है. अच्छा. तो होम्योपैथी डाइल्यूशन की फॉर्म में आती है. 6, 30, 12, 200, 10 mg, 1 mg, इस तरीके की पावर है हमारे पास. तो क्या होता है, वो लिक्विड मेडिसिन उस मीठी गोलियों में डाल के दिया जाता है. अच्छा, लिक्विड की जैसे आपने बात की, तो ये वाला लिक्विड हम लोग डिस्पेंसिंग वे में भी लिक्विड मेडिसिन यूज करते हैं, क्योंकि जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो 90% को लिक्विड ही मेडिसिन मैं देती हूँ. अच्छा. उसका कारण है कि मैं एलएम पोटेंसी यूज करती हूँ. डॉक्टर हैनीमैन ने ना लेटर ऑन कुछ अलग पोटेंसीज डिस्कवर की थी, और क्योंकि उनको लगा, देखिए एक्यूट कंडीशन में तो वो बड़ा अच्छा रिजल्ट दे पा रहे थे कि पेशेंट आया, उनको मेडिसिन दी, वो ठीक हो जा रहे थे. बट उनकी रेकरेंस नहीं खत्म हो रही थी. अच्छा. मतलब वो बार बार जो होने की प्रवृत्ति थी वो नहीं खत्म कर पा रहे थे. 12 साल उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च की कि भाई इस बीमारी के पीछे कारण क्या है. तब वहां से उनको पता चला कि भाई माइजम आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखा जाए तो प्री डिस्पोजिशन है. अच्छा. मतलब ऐसी टेंडेंसी जिसके साथ आप पैदा हुए हैं. ठीक है, समझ गया. तो अब उन्होंने जब माइजम तक वो पहुंचे कि भाई ऐसी टेंडेंसी ही है जो इस इंसान को बार बार बीमार कर देती है. माना आपको एलर्जी है तो आप एक टेंडेंसी के साथ पैदा हुए कि जैसे ही मौसम बदला या डस्ट पार्टिकल आया या पोलन आया, बीमार हो गए. तो ये हो गया एक तरीके से एक कारण जो आपको बीमार कर दे रहा है. तो उनको लगा कि भाई अगर बीमारी पुरानी है तो ऐसी मैं दवा नहीं दे सकता ना जिसका एक डोज का असर 1 महीने तक रहे. तो 1 महीने तक तो मैं वेट नहीं करूंगा, पेशेंट को तो दोबारा सिम्टम आ जाएंगे या कोई एक्यूट कंडीशन आ जाएगी. तो मुझे एक ऐसी, यही माना अगर हम नेट्रोम्यूर की बात करें तो उनको लगा कि भाई इसकी ये पोटेंसी जो होती है वो इस तरीके से बननी चाहिए कि वो इंसान हर दिन ले सके. ना कि सिर्फ वो हर दिन ले सकेगा, बल्कि वो इतनी माइनर डोज में होगी, वो इतनी ज्यादा अल्ट्रा डाइल्यूटेड फॉर्म में होगी, साइड इफेक्ट नहीं करेगी. यस, कि उसका कोई भी साइड इफेक्ट जीरो होगा. क्योंकि पहले माना जाता था कि होम्योपैथी पहले बीमारी को बाहर निकालती है फिर ठीक करती है. तो जो इसको होम्योपैथिक एग्रीवेशन बोलते हैं, जो स्टाइटस होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता है. अच्छा, एलएम पोटेंसी के साथ तो वो भी नहीं होता. तो एलएम पोटेंसी बाद में जो हैनीमैन ने डिस्कवर की थी वो इतनी अच्छी साबित हो रही है. मैं तमाम केसेस में जो स्किन कंडीशन है उनमें एलएम पोटेंसी देती हूँ. अच्छा. उनका मेथड ही बिल्कुल अलग है और वो लिक्विड फॉर्म में ही बनती है. आपको एक ग्रेन लेना है, आपने बॉटल में वो फॉर्म करके मेडिसिन को पेशेंट को देना है, और पेशेंट क्या करेगा, वो 10 बार उस बॉटल को स्ट्रोक देगा, जो कि कांच की बॉटल होनी चाहिए. क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा ग्लास बॉटल में बनती है. ऐसा क्यों? वो पूरी साइंस ही वहां से है. ठीक है. पूरी साइंस वहां से, फ्रिक्शन एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एपिटेक्सियल फिनोमेना है, वाटर मेमोरी है, इन सारी चीजों पे होम्योपैथी काम करती है. मैम, जैसे आपने बोला था कि होम्योपैथी टेलर मेड है, कस्टमाइज होती हैं, लेकिन अगर हम मार्केट में जाएं तो उसके बहुत सारे पेटेंट मेडिसिन भी मिल जाती हैं. हर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता. अगर मैं जा रही हूँ तो मैं सीधा केमिस्ट के पास जाऊँगी, वहाँ से गोली ले लूँगी. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी दवाई लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने आरजू. आजकल मैं ये बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ कि देखिए, पेटेंट्स दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में कि सर्दी हो गई है तो ये ले लो, खांसी हो गई है तो ये ले लो, घर पे सारी किट बना के रख लो. हाँ जी. तो ये बड़ा प्रेवलेंट है. बहुत सारे यूट्यूबर, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि दवाइयों को अच्छी तरीके से बता देते हैं कि भाई ये वो सिम्टम नहीं बताते. वो बोलते हैं अगर आपको ये बीमारी है तो आप ये ले लो, ये बीमारी है तो ये ले लो. देखिए क्या होता है, मैं
यहाँ पे किसी को अफेंड करने के लिए नहीं हूँ, बट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या जो होम्योपैथी साइंस बोलती है, क्योंकि हमने जैसे पहले ही आपने क्वेश्चन किया कि होम्योपैथी की साइंस और प्रिंसिपल क्या है, तो ये जो साइंस है वो लॉ के हिसाब से है, लॉ बाउंड है, और दूसरा ये तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलती है। और प्रिंसिपल है क्या, जो मैंने आपको बताया कार्डिनल प्रिंसिपल में से एक है कि भाई इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअलाइजेशन का है। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हर इंसान अलग है और उसको समझ के अलग है, एब्सोल्यूट उसको समझ के भाई दवाई दी जाए। अगर माना एक ही परिवार के 2 लोगों को अगर वायरस कोई लगा, मतलब आपको माना कोरोना के एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब भाई सिम्टम्स आए तो आपको फीवर बहुत तेज था, बट जो बंदा है परिवार का जो अदर मेंबर है उसको हो सकता है कि फीवर उतना तेज ना आए, जैसे किसी की स्मेल चली जाए, किसी की स्मेल चली, टेस्ट चला जाए। इनके केस में, आपके केस में क्या हो रहा है, आपको हेडेक इतना ज्यादा सीवियर हो रहा है, ऐसा लग रहा है सिर फट जाएगा, बट दूसरे बंदे को हेडेक हो ही नहीं रहा है। तो आप समझ रहे हैं, अगर एक्सटर्नली देखा जाए तो यू आर बोथ आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना। अब पर कोरोना में भी आपके सिम्टम अलग आए, हाँ जी, अदर पर्सन के अलग आए। तो हमारी जो होम्योपैथिक की दवाई है वो स्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम है। अच्छा, जब आप बीमार होते हो, आप जो जो सिम्टम देते हैं वो हमारे लिए एक दवा को इंडिकेट करते हैं। अच्छा। और ये माना जाता है कि एक टाइम पे एक दवा ही इंडिकेटेड होती है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी दी जाती है कि भाई सिक्वेंशियल दवाइयां भी चलती है कि ये दवा ली, उसके बाद आप ये देंगे, उसके बाद आप ये लेंगे। ये हो गया मेथडोलॉजी, जो कि हमारी किताबों में लिखा है, और ना कि सिर्फ किताबों में लिखा है, हम उसको हर दिन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जब हम इंसान को समझ के दवा देते हैं तो वो जो दवा होती है वो तो राइटली सेलेक्टेड होती है, दूसरा वो उस इंसान को परमानेंट ठीक करने की ताकत भी रखती है। अब क्या होता है कि देखिए होम्योपैथी का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये इंडिविजुअलाइजेशन, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा। क्योंकि इसमें ना हम इंसान को ट्रीट करते हैं। ये बोला भी जाता है वी ट्रीट मैन इन डिजीज रादर देन डिजीज इन मैन। मतलब हम उस इंसान को ठीक करते हैं जो बीमार है। हम बीमारी के नाम पे इलाज नहीं करते हैं। आप किसी भी बीमारी के लिए हमारे पास आएंगे, हम ये कोशिश करते हैं उस वाई तक पहुंचने की कि आप बीमार क्यों हुए, रूट कॉज। और जरूरी नहीं है कि रूट कॉज हमेशा फिजिकल प्लेन पे हो। रूट कॉज कभी कभी मेंटल प्लेन पे भी बिल्कुल होता है। हम लोग पूछते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम का मतलब होता है कि क्या ऐसा आपकी जिंदगी में टर्बुलेंस हुआ जिसकी वजह से आज आप सफर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगी। एक 8 साल पहले मेरे पास एक पीसीओडी का केस आया था। बहुत यंग लड़की थी, 18 साल के अराउंड। शी यूज्ड टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव, माइल्ड, इमोशनल सॉर्ट ऑफ पर्सन। उनको भाई पीरियड नहीं आ रहे थे। अच्छा। 6 महीने हो गए थे, पीरियड नहीं आए। क्योंकि वो यंग लेडी थी, तो यंग बच्ची थी, तो उनकी मदर ने मेरे पास उनको ट्रीटमेंट के लिए वो लेके आए। अब क्या हुआ, वो बड़ी सहमी सी लग रही थी। तो हम तो, आपको पता है ना, मैं तो फिजिकल, हमें पीसीओडी से मतलब नहीं था, हमें मतलब था तुमको क्यों हुआ, व्हाई यू आर सफरिंग विद दिस कंडीशन। मैंने इंक्वायर करना स्टार्ट किया, मुझे पता चला कि इस बच्ची के फादर नहीं है। अच्छा। वो जब ये बहुत छोटी थी तब इसके फादर की डेथ हो चुकी है। ये अपनी मदर से बहुत अटैच है, जो कि उसको लेके आई थी। और मदर की पिछले 7-8 महीने पहले एक सर्जरी हुई थी कान से रिलेटेड, और वो एक तरीके से हॉस्पिटल में थी काफी टाइम तक। उनको बहुत एक तरीके, उनकी पूरी कान की मेजर सर्जरी कुछ हुई थी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, जिस वजह से ये बच्ची डर गई। अच्छा। जब मैंने उसकी आंखों में देखा, उसके आंसू जो थे ना वो ऐसे फ्री फ्लोइंग नहीं थे, वो अपने आंखों को के आंसू को दबा रही थी। अच्छा। और वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। इतना देखते ही मुझे एक मेडिसिन याद आई। और वो मेडिसिन की मैंने एक डोज दी है उसको, एंड इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट मिला। ना कि सिर्फ उसके पीरियड्स नॉर्मल हुए, रेगुलराइज हो गए, उसने मेरे पास लगभग 7-8 महीने इलाज कराया है। अच्छा। वो दिन है 2016 का केस, 16 या 15 का केस, और आज हम 2025 में बात कर रहे हैं। 10 साल पूर्व। स्टिल शी इज इन टच विद मी। उसको वो पीसीओडी कभी दोबारा हुआ ही नहीं। उसके हार्मोन इतने जल्दी फिक्स हो गए, रिजल्ट तो हमें 2-3 साइकिल में ही पता लग गया था कि एक तो आ गए जो नहीं आ रहे थे, दूसरा वो रेगुलर होना स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है जब हम इमोशनल एस्पेक्ट को कंसीडर करके इलाज करते हैं। क्योंकि देखिए, हम इंसान को ट्रीट कर रहे हैं, और अगर हमने इंसान को ही नहीं समझा तो फायदा क्या है? अब सोचिए, अब आप पीसीओडी के नाम पे दवा ले रहे हैं। आपने कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रखा है, कोई बंदा आपको बता रहा है कि भाई पीसीओडी है तो ये ले लो, थायराइड है ये ले लो। अब आप समझिए कि जो होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है?
इंसान को समझ के दवा दो। क्या उन्होंने ये जाना कि आपको ये पीसीओडी क्यों हुआ? बिल्कुल। आपको क्या ऐसा परेशानी थी जिसकी वजह से आपको क्यों हुआ? समझे? भाई जेनेटिक है। अब जेनेटिक तो तब होगा ना, वो रोल प्ले में तब आएगा ना जब उसे मौका देंगे। और मौका मिलता है जब हम ऐसे वातावरण में रह रहे होते हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक है। अगर मेरा एप्रिसिएशन वर्ड्स आपको खुश कर सकते हैं, तो मेरा क्रिटिसिज्म जो कि कंस्ट्रक्टिव नहीं है वो आपको बीमार भी बना सकता है। तो डायनामिक इन्फ्लुएंस से हम एक दूसरे को बीमार भी बना रहे हैं और एक दूसरे को एंकरेज कर रहे हैं, एक दूसरे की इम्यूनिटी बेटर भी कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप पेटेंट मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं तो वो टाइम बीइंग के लिए तो हेल्प कर सकती है, पर वो आपको परमानेंट ठीक करने के लिए परमानेंट ठीक करने के लिए आपको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ही विजिट करना चाहिए। और ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए जो कि आपके इमोशंस को समझ के, आपके जेनेटिक को समझ के वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लगभग केस टेकिंग में आधा घंटा लगता है। हमें समझना पड़ता है नए केस को। अगर आप क्रॉनिक बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और आप होम्योपैथी इलाज चाह रहे हैं तो आप पहली बात तो तसल्ली रखिए, टाइम दे के आइए। और पेशेंस तो रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम आपको पूरी तरीके से नहीं समझ लेते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो बड़ा शैलो होगा। और अगर हम चाह रहे हैं कि हम बीमारी की तह तक जाके उसको परमानेंट ठीक करें, उसको जड़ से ख़त्म करें, तो उसके लिए आपकी जितनी मेहनत है उससे ज़्यादा डॉक्टर की भी मेहनत है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आपको इन एंड आउट अच्छे से समझें एंड देन हम प्रिस्क्राइब करें। आपने जैसे बीच में ना इम्यूनिटी की बात की थी, तो अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी इम्यूनिटी बिल्डिंग में कैसे काम कर सकता है? होम्योपैथी इम्यूनिटी के हिसाब से काम करते हैं। हम आपके डिफेंस जो मैकेनिज्म है उसी को तो बढ़ाते हैं। अच्छा। उसी को तो स्ट्रेंथन अप करते हैं। अल्टीमेटली तो खुद को ठीक करते हैं, बस हमें वो सिमिलर स्टिमुलस आपको देना है, आपकी बॉडी खुद ब खुद हील होगी। अच्छा। यही तो मैं बता रही हूँ। और इतनी माइनर डोज में आपको देना होता है। डिफेंस मैकेनिज्म को हमने जरा सा स्टिमुलस दे देना है और इम्यूनिटी खुद को मतलब थोड़ा सा धक्का लगा के गाड़ी अपने एब्सोल्युटली वो स्ट्रेंथन अप हो गई और आप ठीक हो जाते हैं। मैम अगर हम इसके रेगुलर प्रिकॉशंस की बात करें तो क्या प्रिकॉशंस इसमें लेने होते हैं? देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन के पहले तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस थे जो डॉक्टर्स बोलते थे कि आधा घंटा पहले नहीं खाना, आधा घंटा बाद में नहीं खाना। अच्छा। पर वक्त बदल गया है। हाँ। इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर इसको लेना इतना ज़्यादा कठिन हो जाएगा तो फिर प्रेफरेंस नहीं रहेगी। तो क्या होता है कि मैं सिर्फ ये आपको बोलती हूँ कि भाई टंग साफ होनी चाहिए। अच्छा। जीभ जितनी साफ होगी मेडिसिन उतना अच्छा काम करेगी। अच्छा। तो ब्रश कर करके फिर और ब्रश में भी आप कौन सा पेस्ट यूज कर रहे हो? अगर आपने कोई ऐसा आयुर्वेदिक करा हुआ है जिसमें टंग पे टेस्ट छूट गया तो फिर मेडिसिन का नहीं पता ना कि वो कैसे काम कर रही है, अच्छा से कर रही है, नहीं कर रही है। अच्छा। तो बेहतर ये है कि आप मेडिसिन को लेने से पहले आप बस मुंह को रिंस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग फूड आइटम लिया है, हाँ, जिसमें बहुत तेज स्मेल आती है, जैसे कि कच्चा प्याज, लहसुन, हींग, जो एक तरीके का टेस्ट छोड़ के आपके टंग पे जा रहे हैं, उसके बाद अगर आपने तुरंत होम्योपैथिक मेडिसिन की डोज ली तो वी आर नॉट श्योर कि वो कितना इफेक्ट करेगी नहीं करेगी। क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्मेल तो उसको एंटीडोट भी कर सकती है। तो अगर आपकी जितनी टंग क्लीन होगी, फ्री फ्रॉम एनी स्मेल होगी, उतना ही मेडिसिन बेहतर काम करेगी। अगर आपने कोई ब्लेंड आइटम लिया है तो जस्ट रिंस योर माउथ एंड हैव योर मेडिसिन, दैट्स इट। ठीक है मैम। जैसे मैं अपनी मम्मी की बात करूँ, मेरी मम्मी को कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वगैरह के इश्यूज हैं और उनको क्या होता है कि वो एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो वो जब तक ले रहे हैं तब तक वो काम कर रही है, उसके बाद छोड़ दिया तो फिर से रेंज में प्रॉब्लम आ जाती है, रेंज गड़बड़ कर जाती है। तो होम्योपैथी में कितना उसका इलाज होता है? होम्योपैथी में यूरिक एसिड का तो बहुत ही अच्छा इलाज है। अच्छा, परमानेंट? पता नहीं कितने लोग ठीक होके चले गए। ओके, परमानेंट? यस, परमानेंट के लिए तो देखिए एक तो टाइम देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप किसी भी बीमारी के लिए होम्योपैथी डॉक्टर को अप्रोच कर रहे हैं, आप ये मान के चले कि आपको डॉक्टर के साथ एक लंबा समय बिताना है। लंबा समय 6 महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। और रही बात आपने यूरिक एसिड की तो भाई यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है? अगर हमें लगेगा कि डाइटरी फॉल्ट्स हैं तो हमें वो भी करेक्ट कराने पड़ेंगे, क्योंकि 70% ही तो मेडिसिन का रोल है, 30% तो लाइफस्टाइल एंड आपकी उसका है। और दूसरी चीज कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां
ड्रग इंड्यूस भी होती है। माना एक चीज के लिए आप कोई दवा ले रहे थे और वो दवा आपको दूसरी चीज प्रोड्यूस कर रही है, साइड इफेक्ट्स से हो रहा है, तो हमें वो भी देखना पड़ता है। तो क्योर की बात रही तो जितने यंग पॉपुलेशन है जो किसी एक तरीके से मेडिसिनल जहां इंटरवेंशन बहुत कम होता है वहां तो इतना अच्छा और इतनी जल्दी रिजल्ट मिलता है। पर हाँ, जो लोग ऑलरेडी कोई क्रॉनिक बीमारी के लिए बहुत लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं उनमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं हो सकते, इजीली वो मैनेज हो सकते हैं, और क्योर के लिए तो फिर लंबा इलाज चलेगा ही चलेगा। तो मैम अगर लंबा इलाज चलेगा तो कॉस्टली भी हो गई, तो होम्योपैथी कॉस्टली होती है? अगर टोटल एक्सपेंस की बात की जाए तो सस्ती पड़ती है एलोपैथी के कंपैरिजन। देखिए मैं उसका आपको बता रही हूँ। देखिए एक अगर आप डायरेक्टली किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं इलाज के लिए तो आपका पाथ एक स्ट्रेट लाइन है। आप गए, आप ठीक होके 1 आध साल में लौट आए। अगर आप वेरियस अदर ट्रीटमेंट को ऑप्ट कर रहे हैं ये सोच के कि मेरे को जल्दी ठीक होना, जल्दी ठीक होना, जल्दी ठीक होना, तो क्या होता है पाथ जो होता है ना वो जिगजैग हो जाता है। अब जल्दी का तो पता नहीं, उसमें टाइम भी ज़्यादा खर्च हो रहा है, पैसा भी ज़्यादा खर्च हो रहा है और बीमारी भी लंबी होती जा रही है। तो ऐसे लोग जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आखिरी में आते हैं क्योंकि बीमारी ऑलरेडी इतना टाइम ले चुकी है, आपका पैसा उतना ज्यादा खर्च हो चुका है और फिर आप अब इलाज कराने आए हैं, तो टोटल एक्सपेंस देखिए कितना अननेसेसरी का वेस्टेज हुआ। तो अगर आप डायरेक्टली आ रहे हैं तो सस्ती पड़ती है, अगर आप इनडायरेक्टली आ रहे हैं, घूम फिर के आ रहे हैं, तो टाइम का भी बर्बादी, पैसे की भी बर्बादी, और क्योर का भी नहीं पता कि भाई 100% होना है या नहीं होना है। क्योंकि आज के टाइम में एक्चुअल जो नेचुरल बीमारियां हैं उससे इंसान इतना परेशान नहीं है जितना कि ड्रग इंड्यूस बीमारियों से परेशान है। तो अगर आप किसी भी क्रॉनिक बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, आप प्लीज़ ये पूछिए, अपने आप से पूछिए कि जो दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ वो आपकी स्लीप पे क्या असर डाल रही है, आपकी भूख प्यास तो उससे कहीं ऑल्टर नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है उन दवाइयों को लेने के बाद आपका चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। और अगर कोई भी ऐसी दवाई जो आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव से ज़्यादा नेगेटिव बदलाव ला रही है तो हमें रुकना चाहिए, हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या ये इलाज मैं ज़िंदगी भर ले सकता हूँ, क्योंकि ये बीमारी तो ज़िंदगी भर की है। तो हमें ऐसी बीमारियों के लिए ऐसी अप्रोच करनी चाहिए जो कि माइल्ड हो, जो कि जेंटल हो और हम लंबे समय तक लें, और उसके बाद भी हमारे सिस्टम के अंदर ताकत आए, हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो, हम हमारी भूख प्यास स्लीप जो हमारे नॉर्मल पैरामीटर्स है वो बेटर हो और हम अंदर से बेहतर हो जाए। मैम एक होम्योपैथिक डॉक्टर की इनकम कितने होते हैं? ये तो बहुत वैसा क्वेश्चन है, ये तो हर किसी का अलग है, रिलेटिव है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हर इंसान कमा रहा है। और हम कमाई से ज़्यादा जो पेशेंट हमारा जो उसका सेटिस्फेक्शन है ना, जो उसका ट्रस्ट है होम्योपैथी सिस्टम पे, वो बहुत हमें खुशी देता है और वो हमारी रियल इनकम है, वो हमारी रियल इनकम है। देखिए आप अगर आके सही होके जाते हैं और चैम्बर से आप हंसते हुए जाते हैं तो वो हमारे लिए भी तो इम्यूनिटी का काम करता है। समझ रहे? तो आप नहीं ठीक होते हैं, वो आप डॉक्टर को इम्यूनिटी भी देते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी के लिए हम काम करते हो, इवेंचुअली हमारी अपनी इम्यूनिटी भी बेटर हो जाती है। देखिए क्या है, जब होम्योपैथी इंडिया में आई थी, हमारे जो पूर्वज है, मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स डॉक्टर थे, उन्होंने होम्योपैथी की इतनी अच्छी प्रैक्टिस की है, आई वुड सैल्यूट देम, कि भाई होम्योपैथी की इतनी प्यारी इमेज बना दी। इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ये जेंटल होती है, परमानेंट ही करती है, बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो हमारी जिम्मेदारी है एज अ करेंट जनरेशन कि हम होम्योपैथी के प्रिंसिपल का और जो लोगों के जज्बात हैं, जो होम्योपैथी को लेके उनके सेंटिमेंट है, उनका गलत फायदा ना उठाएं। बिल्कुल समझ रहे कि हमें जल्दी इलाज चाहिए। भाई डॉक्टर को किस बात की जल्दी? आप जल्दी में हैं, पहली बात तो जल्दी में कोई ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, बीमारी टाइम लेगी ही लेगी। अगर आप जल्दी कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग प्रोसेस को डिले कर रहे हैं। ठीक है, मेरा बस ये कहना है कि अगर आप होम्योपैथी ले रहे हैं तो राइट होम्योपैथी लीजिए, अगर आप एलोपैथी ले रहे हैं तो राइट एलोपैथी लीजिए, अगर आप आयुर्वेद ले रहे हैं तो राइट आयुर्वेद लीजिए, क्योंकि हर एक साइंस का अपना एक प्रिंसिपल है, हर एक साइंस अपने एक अलग मेथड के हिसाब से काम करती है, उसमें मिलावट मत करिए। इंस्टेंट के लिए वी हैव एलोपैथी सॉल्यूशन, बट जहाँ बीमारी परमानेंट नहीं ठीक हो सकती है, वो जिंदगी के बाद ही बस ठीक होगी, जिंदगी के साथ रहेगी ही रहेगी, वहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि हम क्या ऐसा मेथड अपनाएं जो हमें परमानेंट ठीक कर दे और हमारे सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस ना लाए। मैम हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं, इसी नोट पे, और आपका दिल से शुक्रिया करते हैं
आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।